उम्मीदों पर दुनिया कायम है, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? मैं वादा करता हूँ इसका मतलब जान के आप हैरान हो जाएंगे। आखिर क्यों दुनिया की सभी देशों की सरकारें उनके उद्योगपतियों को बेहिसाब फेवर करती हैं? आप ना जाने हर दिन कितनी चीजों का यूज करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, पेन, टैबलेट्स, कपड़े, घड़ी, एसी, आपका इंटरनेट रिचार्ज। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या है इन सब का बैकिंग फोर्स? हजारों हेक्टर में फैले सोलार पैनल्स और विंड मिल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके लिए इतना सारा पैसा कहाँ से आता है? इस बात में कोई शक नहीं कि अमीर उद्योगपतियों ने बहुत मेहनत की है, पर एक सामान्य इंसान की मेहनत में और एक अरबपति की मेहनत में ये फर्क किस चीज का है? वो क्या फैक्टर है जो इनकी मेहनत को इतना इम्पोर्टेंट बनाता है? वास्को द गामा, सैमुअल ग्रिडे, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये पुराने जमाने के कैपिटलिस्ट है जिन्होंने हमारे मॉडर्न इतिहास को रूप दिया। रॉकफेलर, जमशेदजी टाटा, धीरूभाई अंबानी, ये कुछ समय पहले के कैपिटलिस्ट है जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को शेप दिया है। और जी हाँ, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, ये आज के कैपिटलिस्ट है जो हमारे कल को शेप दे रहे हैं। हमारे लिए कैपिटलिज्म को जानना जरूरी क्यों है? कैपिटलिज्म ही वो ताकत है जिसकी वजह से वेस्टर्न देश इतने अमीर हैं। कैपिटलिज्म ही वो ताकत है जिसकी वजह से हमारे देश पर ब्रिटिशों ने करीब 200 साल तक हुकूमत की, और यही वो ताकत है जो हमारे भविष्य को आकार देती है। वैसे तो ये बहुत विशाल टॉपिक है, लेकिन आज इस वीडियो के एंड तक मैं डिटेल में सिंपल भाषा में इसका आपको फील दिला दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी हो या आपको साम्राज्य बनाना हो, पैसा जरूरी है, पर क्या ये पैसा ही इंसानियत का अल्टीमेट गोल है, या ये हमारी एक खतरनाक जरूरत है? पूरी वॉल्यूम्स किताबों की लिखी गई किस तरह से पैसे ने साम्राज्यों को बनाया और बर्बाद कर दिया, किस तरह से इसने नए ट्रेड रूट्स खोले और कैसे इसने लाखों को गुलाम बना दिया। औद्योगिकरण के पहिए घुमाने से लेकर कई 100 स्पीशीज को धरती से एक्सटिंक्ट करने में तक इसका हाथ है। फिर भी मॉडर्न इकोनॉमी को समझने के लिए बस एक ही शब्द को समझना जरूरी है, और वो शब्द है विकास। बुराई की तरफ या अच्छाई की तरफ? हमारे इतिहास में इकोनॉमी ज्यादातर सेम ही रही है, और मॉडर्न एज में सब कुछ बदल गया। 15वीं सदी तक ग्लोबल प्रोडक्शन सिर्फ 250 बिलियन के आसपास था, और आज ये 70 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। वैसे तो कैपिटलिज्म एक कॉम्प्लेक्स चीज है, पर इसे हम एक कहानी से समझ सकते हैं। सैमुअल ग्रिडे एक बैंकर अल्डोराडो में अपनी एक बैंक बनाता है। स्टोन एक कॉन्ट्रैक्टर है, और वो 10 लाख का मुनाफा कमा के सैमुअल के बैंक में जमा करता है। अब एक आसान सवाल का जवाब दीजिए, इस बैंक में कितना पैसा है? 10 लाख, राइट? अब हमारी कहानी का तीसरा कैरेक्टर जेन, एक होनहार शेफ, मार्केट में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखती है कि आसपास कोई अच्छी बेकरी नहीं है, पर उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो कोई शॉप रेंट पे ले या फिर बेकरी के इक्विपमेंट्स ले ले। वो अपना प्लान मिस्टर ग्रिडे को बताती है, और वो उसको मना लेती है कि ये इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल रहेगी। मिस्टर ग्रिडे उस लेडी को 10 लाख का लोन देता है। अब जेन स्टोन को उसकी बेकरी बनाने के लिए 10 लाख रुपए में हायर करती है। जेन स्टोन को चेक से 10 लाख का पेमेंट करती है, और स्टोन वापस से बैंक में 10 लाख जमा कर देता है। अब स्टोन के पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? 20 लाख रुपए, राइट? पर बैंक के पास एक्चुअल में कितने पैसे हैं? जी हाँ, 10 लाख रुपए। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। स्टोन जेन से कहता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से अब 20 लाख लगेंगे बेकरी बनाने के। जेन ये सुन के बहुत परेशान होती है। अब आधे में बेकरी का काम तो वो बंद नहीं कर सकती। फिर एक बार वो बैंक से 10 लाख का लोन लेकर स्टोन को दे देती है, और स्टोन बैंक में वो पैसा जमा कर देता है। अब स्टोन के अकाउंट में कितना पैसा है? बिल्कुल 30 लाख। अभी भी बैंक में एक्चुअल में कितना पैसा है? सिर्फ 10 लाख रुपए। इस टाइप के बिजनेस के लिए हमारे लॉज बैंक्स को अलाउ करते हैं। चाहे कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में 1 करोड़ हो जाए, फिर भी एक्चुअल में बैंक के पास सिर्फ 10 लाख ही रहेंगे। बैंक के पास ये परमिशन होती है कि वो हर 1 रुपए के बदले 10 रुपए लोन दे सकती है। मतलब 90% पैसा इस दुनिया में एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब अगर ग्रिडे के बैंक के सारे खातेदार एक साथ पैसे निकालने चले जाएं, तो बैंक ही बैंकरप्ट हो जाएगी। यही सिस्टम दुनिया भर की बैंक्स फॉलो करती हैं, फिर चाहे वो स्टेट बैंक हो, HDFC बैंक हो, या इस दुनिया की कोई भी बैंक हो। अब ये सुन के ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है, और अगर ऐसा है तो हमारी पूरी इकोनॉमी ही फ्रॉड है दोस्तों। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये कोई फ्रॉड नहीं, बल्कि हम इंसानों की कल्पना शक्ति का एक अद्भुत नमूना है। इन बैंक्स और हमारी इकोनॉमी के फलने फूलने के लिए जो एक चीज जिम्मेदार है, वो है हमारा भरोसा। जी हाँ,
हमारा भरोसा हमारे भविष्य पर। शायद आप जान के चौंक जाएं, पर ये भरोसा ही सिंगल बैकिंग है पूरे दुनिया के पैसों का। आपने अभी देखा, अभी तक उस बेकरी ने एक ब्रेड का टुकड़ा तक नहीं बनाया, फिर भी मिस्टर ग्रिडे ने बैंक का सारा पैसा लगा दिया इस विश्वास में कि एक दिन बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। इस विश्वास के साथ ग्रिडे और जेन ने पैसा लगाया कि 1 साल बाद ये बेकरी रोजाना हजारों ब्रेड बेचेगी। उसके बाद जेन इंटरेस्ट के साथ बैंक को लोन चुकाएगी। ये पूरा एंटरप्राइज फ्यूचर और इमेजिनरी बेकरी पर बसा हुआ है। भरोसा अपने सपनों पर जो एक इन्वेस्टर और एक एंटरप्रेन्योर को है, और भरोसा उस कॉन्ट्रैक्टर का कि बैंक में मेरे पैसे सेफ हैं। वैसे मैंने इस वाली वीडियो में पैसे के पूरे इतिहास को और कैसे पैसा हमारी ही द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा म्यूचुअल ट्रस्ट है डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि पैसा लगभग किसी भी चीज को किसी भी चीज में बदल सकता है। पर आज से पहले ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं था। मोस्टली पैसा सिर्फ उन्हीं चीजों को कन्वर्ट कर सकता था जो एक्चुअल में अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती है। ये कह देने से कुछ समझ नहीं आता। इसे समझाने के लिए एक बार फिर से हमारी बेकरी इमेजिन कीजिए। क्या हमारी जेन कभी अपनी बेकरी बना पाती अगर बैंक उतना ही पैसा लोन पे देती जितना एक्चुअल में उसके पास है? कभी नहीं। इस कंडीशन में जेन के पास अपने सपने को सच करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढे जो फ्री में अभी के लिए काम कर दे और 1 साल बाद पैसे लेने के लिए आए। और ऐसा कॉन्ट्रैक्टर शायद बहुत ही रेयर प्रजाति होगी। अगर बेकरी नहीं होगी तो केक नहीं बनेंगे, अगर केक नहीं बनेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, अगर पैसे नहीं आएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, और बिना कॉन्ट्रैक्टर के बेकरी नहीं होगी। वो हमेशा से इसी साइकिल में फंसी रह जाती। वो ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत हजारों सालों से इसी साइकिल में फंसी हुई थी, और इसी वजह से 15वीं सदी तक पूरी इकोनॉमी फ्रोजन थी। उस ग्राफ को याद कीजिए जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने दिखाया था। इस चक्र से बाहर निकलने का तरीका हमें अभी कुछ 100 सालों पहले मिल पाया है, और ये तरीका भविष्य पर हमारे विश्वास पर पूरी तरह से निर्भर है। दूसरे शब्दों में, हम ऐसे काल्पनिक प्रोडक्ट्स पर जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते उन पर पूरा विश्वास करते हैं, और उसे हम एक स्केप्चुअल मनी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको क्रेडिट कहा जाता है। क्रेडिट हमें भविष्य की कीमत पर हमारा आज बनाने की आजादी देता है। ये सिर्फ इस कल्पना पे बेस्ड है कि हमारे फ्यूचर रिसोर्सेस आज के मुकाबले ज्यादा होंगे, और इसकी बदौलत हमारे लिए बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर क्रेडिट इतनी वंडरफुल और कमाल की चीज है तो इससे पहले इसके बारे में कोई क्यों नहीं सोच सका? ऑफ कोर्स उन्होंने सोचा, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस समय के लोगों को फ्यूचर पर ट्रस्ट नहीं था। उन्हें लगता था जो वक्त बीत गया वो आज के मुकाबले ज्यादा अच्छा था, और आने वाला वक्त इससे भी बदतरीन होगा। इसको समझने का मेरा एक आसान तरीका है। मेरे हिसाब से उनको ऐसा लगता था कि टोटल अमाउंट ऑफ वेल्थ जो इस दुनिया में है वो कांस्टेंट है और लिमिटेड है, बढ़ नहीं रही है। मतलब अगर ग्लोबल इकोनॉमी को एक केक मान लिया जाए तो आप चाहे इसे कितने भी अलग अलग तरीकों से काट लें, पर आप इसे बड़ा नहीं कर सकते। आज के केक और कल के केक के बीच का डिफरेंस ही क्रेडिट है, और अगर केक का साइज बढ़ ही नहीं रहा है तो क्रेडिट का तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि क्रेडिट लिमिटेड था, लोगों के लिए नए उद्योग खोलना मुश्किल था, नए बिजनेसेस नहीं थे तो इकोनॉमी नहीं बढ़ती थी, और क्योंकि इकोनॉमी बढ़ती नहीं थी तो लोगों ने ये मान लिया कि ये कभी बढ़ ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर इस कंडीशन को रिवर्स कर दिया जाए तो अगर लोग ये मान ले कि हमारा भविष्य आज के मुकाबले बेहतर होगा, तब क्या हो सकता है? अगर हम ये बिलीव कर लें कि जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट्स ये हम इंसानों की प्रोडक्शन, ट्रेड और वेल्थ को बढ़ा सकता है। अगर हम साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और प्रोग्रेस के आइडिया को एक्वायर करें और हमारी इग्नोरेंस को ज़रा साइड में रख दें तो नए गुड्स बनाए जा सकते हैं बिना पुराने गुड्स को रिप्लेस किए। मतलब बिना पुरानी बेकरी को रिप्लेस करे नई बेकरी बनाई जा सकती है जो सिर्फ चॉकलेट केक बनाती हो। तो सभी लोग नया टेस्ट एक्वायर करके और भी ज्यादा खा सकते हैं। मुझे गरीब बनाए बिना आप अमीर बन सकते हैं। मतलब आपको भूखा मारे बगैर मैं भी खा पी के मोटा हो सकता हूँ। अलग शब्दों में हमारा जो पूरा इकोनॉमिक केक है इसका साइज बड़ा किया जा सकता है। पिछले 500 सालों में इस नए आइडिया ने लोगों को फ्यूचर पे और भी ज्यादा ट्रस्ट करने पे मना लिया है, और यही ट्रस्ट बनाता है क्रेडिट, और यही क्रेडिट कराता है रियल इकोनॉमिक ग्रोथ। अमेज़न आने के पहले फास्ट ऑनलाइन डिलीवरी का तो नामो निशान नहीं था। यहाँ एक नई सर्विस मार्केट में प्रोड्यूस की जा सकती है, एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर जिस पर अमेज़न जंगलों की तरह कई तरह के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हों।
और इस आइडिया के लिए जो फ्यूचर में हो सकता है उसके लिए अरबों डॉलर्स की फंडिंग की गई और यहाँ से एक नया ही सेक्टर तैयार हो गया जिसे आज हम ई-कॉमर्स कहते हैं। ये जो ग्रोथ हुई उसने फ्यूचर पर हमारे विश्वास को और भी ज्यादा पक्का कर दिया और रास्ता खोल दिया और भी ज्यादा क्रेडिट का। पर यह रातों रात नहीं होता। इकोनॉमी एक रोलर कोस्टर की तरह बिहेव करती है, ना कि किसी गुब्बारे की तरफ। आज दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस पर कई ज्यादा अमाउंट्स में क्रेडिट्स है दोस्तों। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आज कितना भी बड़ा लोन कितने भी लंबे वक्त के लिए और कितने भी कम इंटरेस्ट पर ले सकते हैं और वो लोन उनकी अभी कमा पाने की क्षमता से कहीं ज्यादा हो सकता है। आप अदानी जी का ही एग्जांपल ले लीजिए। अदानी एंटरप्राइजेस पर करीब 26 बिलियन डॉलर्स यानी कि करीब 2 लाख करोड़ का लोन है और ये उन्हें सिर्फ इस वजह से मिला है कि इन्वेस्टर्स अदानी एंटरप्राइजेस के भविष्य पर विश्वास करते हैं। हमारा इस ग्रोइंग इकोनॉमिक केक पर विश्वास जल्द ही एक जागतिक क्रांति में बदल गया। 1776 में स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक पब्लिश की जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन और ये प्रोबेबली मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक मैनिफेस्टो ऑफ ऑल टाइम है। इस बुक के 8 चैप्टर वॉल्यूम 1 में स्मिथ कहते हैं व्हेन अ लैंडलॉर्ड और वीवर और शू मेकर हैव अ ग्रेटर प्रॉफिट देन ही नीड्स टू मेंटेन हिज ओन फैमिली ही यूजेस द सरप्लस टू एक्वायर मोर असिस्टेंट इन ऑर्डर टू फ्यूचर इंक्रीज हिज प्रॉफिट। और जितना प्रॉफिट वो कमाएगा उतना ही वो रीइन्वेस्ट करता जाएगा और इसका कोई अंत ही नहीं है। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। आज हम कैपिटलिस्ट जगत में रहते हैं। स्मिथ की आर्ग्यूमेंट्स आज बिल्कुल सही साबित होती हैं। हम रोजाना एक नया स्टार्टअप देखते हैं, बिजनेस प्रॉफिट कमाकर रीइन्वेस्ट करते हैं और लगभग सारे बड़े बिजनेसेस इसी तरह से बनते हैं दोस्तों। हम इंसानों की खुद का प्राइवेट प्रॉफिट बढ़ाने की सेल्फिशनेस बेसिस है हम सब की कलेक्टिव वेल्थ बढ़ाने की। और ये स्मिथ के द्वारा कही गई एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी बात है। इस सेंटेंस के हिसाब से रिच लोग इवेंचुअली बहुत ही पावरफुल और नोबल पीपल होते हैं सोसाइटी के, क्योंकि यही लोग हर एक के फेवर में विकास के पहिए घुमाते हैं। और यही से कैपिटलिस्ट लोगों का मूल मंत्र समझ आता है, एट ग्रेटा एड इन्फिनिटम। इसका मतलब है धंधे से पैसा कमाओ और प्रॉफिट वापस धंधे में डालो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और ये साइकिल इनफिनाइट टाइम्स तक रिपीट करते जाओ। और ये इन्वेस्टमेंट कई तरह से की जा सकती है, फैक्ट्रीज बनाकर, साइंटिफिक रिसर्च करके, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाकर। बस किसी भी तरह से ये इन्वेस्टमेंट आपके प्रोडक्शन और आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाने में कारगर होनी चाहिए। आज के नए कैपिटलिस्ट धर्म का पवित्र मूल मंत्र है, प्रॉफिट्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी रीइन्वेस्टेड इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। अंबानी जैसे उद्योगपति पिछले कई सालों से यही करते आ रहे हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है। कैपिटलिज्म कैपिटल को वेल्थ से अलग करता है। कैपिटल वो पैसा है जो री इन्वेस्ट किया जाता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वही वेल्थ वो पैसा है जो किसी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी पर खर्च किया जाता है। जैसे इजिप्शियन फेरोज ने बहुत सारा पैसा नॉन प्रोडक्टिव पिरामिड्स बनाने में इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए वो नॉन कैपिटलिस्ट है। वही एक जॉब करने वाला व्यक्ति जो हर महीने एसआईपी करता है कैपिटलिस्ट है। पुराने जमाने में राजा, महाराजा और सुल्तानों के हाथ में सारी पावर्स हुआ करती थी, पर आज की हमारी दुनिया में सारी पावर्स लोगों की ऐसी प्रजाति के हाथ में है जो सच्चे बिलीवर्स हैं इस कैपिटलिस्ट धर्म के। ये नई प्रजाति वजीरों और राजाओं से नहीं बल्कि बोर्ड चेयरमैन, सीईओज, स्टॉक ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट से बनी हुई है। ये भी सच है कि ये बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स में रहते हैं और प्राइवेट जेट्स में ट्रैवल करते हैं, पर ये खर्चे उन पैसों के मुकाबले में लगभग ना के बराबर है जो इन्होंने हम इंसानों की प्रोडक्शन बढ़ाने में इन्वेस्ट किया है। कैपिटलिज्म ये एक थ्योरी है जागतिक स्तर पर पैसों के मूवमेंट को समझने के लिए, और इस आइडिया को ये प्रमोट करता है कि अगर प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट किया जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ को कई हजार गुना बढ़ाया जा सकता है। आज ये थ्योरी एक इथिक बन चुकी है, कैसे हम बिहेव करें और कैसे हम एजुकेट करें हमारे बच्चों को, यहाँ तक कि किस तरह से हमें सोचना चाहिए। हमारी इकोनॉमी बिना रुकावट कभी इतनी नहीं बढ़ पाती अगर हमारे साइंटिस्ट और हमारे एंटरप्रेन्योर्स हर आए साल कोई नया प्रोडक्ट ना लाते। इंटरनल कंबंशन इंजन, आईफोन्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी, सुपर फास्ट इंटरनेट, जीपीएस की स्पीड पर जाता है। माइंड ब्लोइंग है कि इतना भी तेज हो सकता है इंटरनेट। हमारी बैंक्स और गवर्नमेंट्स अनलिमिटेड पैसा लगातार छापते रहते हैं, लेकिन इसका बिल ये डिस्कवरीज ही भरती हैं।
हमारी सरकारें पागलों की तरह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, येन, यूरोस छापती है और इतना सारा चीप क्रेडिट लगातार सिस्टम में पंप किया जाता है, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि आए दिन हमारे इन्वेंटर्स कोई ना कोई टेक्नोलॉजी या गैजेट की खोज करेंगे जो पूरी नई इंडस्ट्रीज को इन्वेंट करेंगी जहां से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट वापस कमाया जा सकता है। इससे पहले कि ये बबल फट जाए, सब कुछ इन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन तब क्या होगा अगर हमारे साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स उम्मीदों पर खरे ना उतर पाए? जल्द ही ये इकोनॉमिक बबल फट जाएगा और हम बहुत ही बुरे वक्त की तरफ बढ़ रहे होंगे। जय हिंद।